हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक सिद्धांत और विचार, लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सभी टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे यानी संरचना में से कौन सा वर्ग औसत यानी मीन निर्मित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए मिश्रित संविधान का समर्थन किया है। वस्तुतः उसका आदर्श संविधान सर्वत्र जनतंत्र या मध्यवर्ग तंत्र यानी पॉलिटी जनतंत्र और धनिक तंत्र का सम्मिश्रण है। यानी अरिस्टोटल के द्वारा पॉलिटी को सबसे उच्चतम शासन माना गया है। ठीक है, उन्होंने जो लोकतंत्र है उसको जो है भ्रष्ट तंत्र यानी मूर्खों का तंत्र बताया है। अगला है हमारा, इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया था? तो इटली के जो नैतिक अपकर्ष की बात करेंगे तो मैकियावेली किसे दोष देते हैं? चर्च को। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली ने गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को ही इटली के लिए उपयुक्त मानने के लिए उसने 3 कारण दिए हैं। ये इस प्रकार हैं, जैसे लोगों का भ्रष्ट चरित्र, राज्यों में संपत्ति की असमानता और इटली की तत्कालीन व्यवस्था। अगला है हमारा, हीगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हीगल के लिए आप देख सकते हैं परिवारवाद है, बुर्जुआ समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है। ये हीगल के द्वारा कहा गया था। वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है, जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है तथा जो वास्तविक है वह मुक्ति मूलक है। ये भी हीगल के द्वारा कहा गया था। और सी है आपका, अंतर्विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते। ये हीगल का मानना था। इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। आप देख सकते हैं हीगल के अनुसार जो राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति यानी डायलेक्टिकल मेथड से हुआ है, जिसमें परिवार जो होता है वाद होता है, बुर्जुआ समाज होता है और प्रतिवाद राज्य संवाद होता है। यानी सबसे पहले वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है, फिर उन वाद और प्रतिवाद से मिलकर एक नया संवाद बनता है। यह हीगल का मानना था। हीगल पहली संस्था के रूप में परिवार को मानता है जिसमें पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति आदि गुण पाए जाते हैं। अगला है हमारा, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंथम के दर्शन की जो आलोचना फिग फिलॉसफी के रूप में की है वह है कार्लाइल के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कार्लाइल ने बेंथम की आलोचना जो है पिग फिलॉसफी कहकर की है। अगला है हमारा, जॉन रॉल्स की कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जॉन रॉल्स की जो कृतियां हैं उसमें से कौन सा राइट है? उपयुक्त सभी राइट हैं। द थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी जॉन रॉल्स की है, द लॉ ऑफ द पीपल भी जॉन रॉल्स की इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे देख सकते हैं। जॉन रॉल्स की जो अन्य कृतियों में द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी गई थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म उनके द्वारा 1993 में लिखी गई थी, द लॉ ऑफ द पीपल जो है 2001 में जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई थी। रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय पर उत्कृष्ट रचना होने के कारण जॉन रॉल्स को प्लेटो, कांट और मिल जैसे महान सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों की श्रेणी में रखा जाता है। किसके लिए? द थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ का नहीं है? माओ से तुंग से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुबम वास्तविक शेर हैं। ये माओ से तुंग के द्वारा नहीं कहा गया था। माँ की राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है या उपजती है, ये माओ से तुंग का इंपोर्टेंट कोटेशन है। कठोर परिश्रम के 3 वर्ष जो है खुशियों के 10,000 वर्ष के बराबर हैं, ये माओ से तुंग के द्वारा कहा गया था। और क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है। ठीक है, रिवोल्यूशन यानी क्रांति जो है एक रात्रि भोज के द्वारा नहीं हो सकती है, क्रांति के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ये माओ से तुमका मानना था। यहाँ पे ए बी डी राइट हो जाएगा, सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं माओ जो है राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है और क्रांति एक रात्रि भोज का आयोजन नहीं है। माओ का मानना है कि विरोधात्मक अंतर्विरोध को दूर करने का एकमात्र जो साधन है वो है हिंसा, वो हिंसा को तवज्जो देते हैं। ठीक है, माओ से तुंग। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 7th क्वेश्चन में सही कौन सा है पूछा गया है। तो पहला देख लेते हैं, बिहेवियरलिज्म उद्दीपक
जो है अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है। रॉन्ग हो जाएगा सेवंथ का ए, और बी है इसका पोस्ट बिहेवियरलिज्म में 7 सिद्धांत हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, ठीक है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद जो है, इसमें कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 7 सिद्धांत दिए गए हैं, तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं व्यवहारवादियों की 2 प्रमुख मांगे हैं, एक है प्रासंगिकता और दूसरा है क्रियानिष्ठता। और डेविड ईस्टन ने किसी समय व्यवहारवाद के 8 सिद्धांतों को गिनाया था, किंतु उत्तर व्यवहारवाद में एक कम किया उनके द्वारा, और उत्तर व्यवहारवाद में उनके द्वारा 7 सिद्धांत दिए गए थे। अगला है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। अभिकथन और कारण। कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पनालोकी समाजवादी कहा है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। और कारण है इसका, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को ही आलोचना की है। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की है, लेकिन ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा भाई। सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था की ही, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की है होता तो राइट होता, यानी की ही पूछ रहा है, तो पूंजीवाद के साथ साथ उनने साम्यवाद की भी आलोचना की है, तो यहाँ पे इसलिए जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। अभिकथन इसका राइट हो जाएगा, और कारण जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं सी इसका राइट, ठीक है। ए सत्य है, परंतु आर क्या है? असत्य है। कार्ल मार्क्स ने अपने पूर्व के विचारकों को काल्पनिक समाजवादी कहकर पुकारा है। वस्तुतः ये विचारक जो है आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, ठीक है। जो धन है उसका न्यायोचित वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, किंतु इन्होंने यह नहीं बताया कि यह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए अगला है हमारा, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठकों का सही क्रम बताइए। तो प्लेटो द्वारा जो चर्चित सद्गुण के 4 संगठकों का जो सही क्रम है वह है आपका किस प्रकार पूछा, ठीक है। तो इसमें क्रम लगाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो प्लेटो बात करते हैं विजडम की बात करते हैं। विजडम का मतलब है बुद्धिमानी, ठीक है। उसके बाद वो करते हैं करेज की बात, यानी साहस की बात। बुद्धिमत्ता से आपको क्या आएगा? साहस मिलेगा भाई, ठीक है। और साहस के बाद बात करते हैं वो न्याय की, सॉरी, उसके बाद साहस के बाद वो संयम की बात करते हैं, टेम्परेंस, ठीक है। संयम के बाद वो बात करते हैं न्याय, यानी आपको न्याय तभी मिल सकता है, सबसे पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए? बुद्धिमानी होनी चाहिए, विजडम होना चाहिए। उसके बाद आप पेशेंस होना चाहिए, साहस, सॉरी पेशेंस नहीं, ठीक है, करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और साहस के बाद आपके अंदर जो है संयम होना चाहिए, टेम्परेंस होना चाहिए। उसके बाद तब आप जाके जस्टिस की बात कर सकते हैं, यानी न्याय की बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व यानी नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं, इंद्रिय तृष्णा, साहस, बुद्धि या ज्ञान। ये तीनों तत्व जब व्यक्ति में उचित अनुपात में विद्यमान होते हैं, तभी व्यक्ति क्या कर सकता है? न्याय का पालन कर सकता है। अगला है हमारा, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ? तो असम विकास की धारणा का जो उद्भव हुआ था वो होता पूंजीवाद में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं लियो ट्रॉट्स्की ने असम विकास के नियम को प्रतिपादित करते हुए यह तर्क दिया कि रूस जैसा समाज पिछड़ा हुआ और अल्प विकसित तो है, परंतु उसमें पश्चिमी प्रभाव घर कर गए हैं, अतः वहाँ के छिटपुट हिस्सों में आर्थिक उत्पादन के अत्यंत उन्नत रूप विकसित हो गए हैं। अगला है हमारा, अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता जुलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स। अभिजात वर्ग का संबंध जो है स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया जो वर्णन है वो मार्क्स के विचारों से मिलता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लेटो ने मानव समाज को 2 भागों में बांटा है, पहला है शासक, दूसरा है अभिजन, ठीक है। पहला है शासक अभिजन, दूसरा है अशासक अभिजन। ये पेरेटो मानव समाज को 2 भागों में बांटते हैं, और यह विभाजन उसने बुद्धि, संगीत आदि विषयों के प्रति अभिरुचि, चरित्र, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव की शक्ति आदि विषयों पर किया है। और अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन जो है मार्क्स द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिला है, ठीक है। यहाँ पे शासक अभिजन का मतलब है बुद्धिजीवी, राजा महाराजाओं से, ठीक है, जो पॉलिटिकल
पदों पर होते हैं उनसे संबंधित है, और अशासक अभिजन आम पब्लिक से हो जाएगा। अगला है हमारा साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है, इसका पक्षधर कौन था? तो साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की जो अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर की बात जो करते हैं वो हैं एस.पी. हंटिंगटन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है, इसका पक्षधर जो है हंटिंगटन हैं। अगला हमारा तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल उपागम से बोल रहा है। संवैधानिक उपागम से संबंध है आपका जेम्स ब्राइस का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जेम्स ब्राइस जो है संवैधानिक उपागम से संबंधित हैं। यह उपागम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका जैसे राजनीतिक संगठनों की औपचारिक संरचना पर बल देते हैं। ऑर्थर बेंटले जैसे सिद्धांतवेत्ता असंख्य हित समूह को भी शामिल कर लेते हैं। आर्थर बेंटले, ठीक है, असंख्य हित समूह की बात करते हैं। यहाँ पे आपका उपागमों में जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या होती है, यानी एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का संबंध आपका प्रधानमंत्री और उसके मंत्री जो कैबिनेट होती है उसे बोलते हैं। व्यवस्थापिका आपका पार्लियामेंट यानी संसद को बोला जाता है जो कानून का निर्माण करती है। और न्यायपालिका कौन होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो बनाए व्यवस्थापिका द्वारा कानून जो बनाया गया है उसका निरीक्षण करती है कि वैध है कि अवैध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में जो राजनीतिक विकास को चुनौती देने वाला जो विचारक था वो था एस.पी. हंटिंगटन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला विचारक एस.पी. हंटिंगटन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है चिंतक और विचारों से संबंधित, इसे देख लेते हैं। पहला है डेविड स्टन नियामक क्रियाविधि। ठीक है, डेविड स्टन जो है नियामक क्रियाविधि की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, इसमें से सही पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे ईस्टर्न जो है नियामक क्रियाविधि की बात करते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है डाइच की बात करेंगे तो अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण। भाई कार्ल डाइच का कम्युनिकेशन थ्योरी से संबंध है, यहाँ पे अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण से संबंध नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। सिल्ज की बात कर रहे हैं संरचनात्मक विभेदीकरण, बिल्कुल रॉन्ग। संरचनात्मक विभेदीकरण की बात लुसियन पाई करते हैं ना कि सिल्ज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला है लुसियन पाई। अब देखिए लुसियन पाई जो नकारात्मक प्रतिपुष्टि की बात लुसियन पाई के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बी सी डी रॉन्ग हो जाएंगे, यानी पहला राइट है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेविड स्टन का संबंध किससे है? नियामक क्रियाविधि से है। डाइच का संबंध नकारात्मक प्रतिपुष्टि का संबंध डाइच से हो जाएगा। सिल्ज का संबंध अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, और लुसियन पाई ने संरचनात्मक विभेदीकरण की बात की थी। अगला हमारा सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है? तो सांस्कृतिक द्वैतवाद का संबंध है आपका अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है, जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक द्वैतवाद का संबंध अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है, जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। आप इसे देख सकते हैं, सांस्कृतिक द्वैतवाद अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है, जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। अगला है हमारा ऑलमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित आगत कार्यों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो ऑलमंड की बात कर रहा है, ठीक है, आपको पता है ऑलमंड का संबंध किससे होता है, तो देख लेते हैं 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सबसे पहले आ जाएगा आपका राजनीतिक सामाजिकरण तथा भर्ती। ऑलमंड द्वारा प्रतिपादित जो राजनीतिक व्यवस्था के आगतों का क्रम लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती की बात करते हैं, उसके बाद ऑलमंड जो है हित स्पष्टीकरण की बात करते हैं, उसके बाद हित समूहीकरण की बात करते हैं, और अंत में राजनीतिक संप्रेषण की बात करते हैं। आप इसे ऐसे भी
इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, ऑलमंड के द्वारा सबसे पहले आप जो है राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती की बात की थी। ठीक है, समाज में आप क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। भर्ती करने के बाद उनका हित साधेंगे, हितों को स्पष्ट करेंगे कि भाई उनका मोटिव क्या है। उसके बाद आप उसे समूहीकरण करेंगे। ठीक है, समूह में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अंत में जब आपका भर्ती हो चुकी है, स्पष्टीकरण भी हो चुका है, समूहीकरण भी हो चुका है, तो फिर क्या करेंगे, आपका उसका कम्युनिकेशन करेंगे, यानी संप्रेषण करेंगे। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संप्रेषण करेंगे। अगला हमारा पार्थो चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में किनके बीच विरोध नजर आएगा। तो पार्थो चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की नवीनतम अवस्था में किनके बीच विरोध नजर आएगा। तो किसके बीच आएगा, आधुनिकता और लोकतंत्र के बीच। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन और डेमोक्रेसी के बीच। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पार्थो चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में आधुनिकता तथा लोकतंत्र के बीच विरोध नजर आएगा। अगला हमारा नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण नाम दिया गया है। तो देख लेते हैं। शक्ति अभिजन से संबंधित जो है सी राइट मिल्स के तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के ढांचे पर आधारित है, और कारण है इसका अभिजन परक निरूपण करना जो है शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसमें राइट है, कारण इसका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, शक्ति अभिजन से संबंधित जो सी राइट मिल्स हैं, ठीक है, उनके तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के ढांचे पर आधारित है, बिल्कुल राइट है। तो अभिजन परक जो निरूपण करना शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। ठीक है भाई, शास्त्रीय अभिजन के बिना क्यों संभव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कारण रॉन्ग हो जाएगा और अभिकथन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। देख लेते हैं। सी राइट मिल्स ने शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किया है, यानी शासक वर्ग को ही सी राइट मिल्स, पेरेटो, मास्को, ये सभी ये अभिजन शब्द का प्रयोग करते हैं शासकों के संबंध में। यह वह शक्ति शब्द से आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक धारणाओं को मिलाकर शक्ति अभिजन को गढ़ता है। यह वर्ग जो है सामाजिक दृष्टि से उच्च स्तरीय, सामंजस्यपूर्ण, एकता युक्त तथा लोक नियंत्रण को अस्वीकार करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्मीय समाज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो प्रिज्मीय समाज का संबंध किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देशों में। ठीक है, प्रिज्मीय समाज का संबंध विकासशील देशों से होता है। आप तो इसका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला ऐतिहासिक अध्ययन होता है, बिल्कुल रॉन्ग। दूसरा में विकसित और विकासशील दोनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे विकासशील होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है विकसित देशों में लोक विकसित की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, तो प्रिज्मीय समाज। ठीक है, तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण की बात की गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्रिज्मीय समाज की बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. रिक्स। तो रिक्स ने लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकीय उपागम के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थाईलैंड तथा फिलीपींस में अपने अध्ययनों के आधार पर उसने उदाहरण देकर यह बतलाया कि किस प्रकार पर्यावरण प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्रिज्मीय समाज के बारे में। अगला है हमारा, फंक्शन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला कौन था। तो फंक्शन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं डेविड मित्रेनी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, फंक्शन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला श्रेय जो है डेविड मित्रेनी को दिया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन कापलान के मॉडल का सही अनुक्रम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्टन कापलान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको सही क्रम में लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो मार्टन कापलान का सही क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले मार्टन कापलान शक्ति का संतुलन, ठीक है, पावर ऑफ बैलेंस की बात करते हैं। उसके बाद द्विध्रुवीयता की बात करते हैं, यानी ढीली द्विध्रुवीयता। ठीक है, ढीली द्विध्रुवीयता की बात की जाती है। उसके बाद उनके द्वारा कठोर द्विध्रुवीयता की बात की जाती है, और उसके बाद उनके द्वारा सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात की जाती है। इसको आसान है समझना, आप देख सकते हैं। पहले बैलेंस की बात करते हैं, सबसे पहले मार्टन कापलान शक्ति का संतुलन की बात करते हैं। उसके बाद ढीले द्विध्रुवीयता की बात करते हैं। उसके बाद जब ढीली से काम नहीं चलेगा, फिर कठोर तरीके अपनाए जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद कठोर द्विध्रुवीयता की बात करते हैं, और अंत में जो है
सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है, पूरे सार्वभौमिक तौर पे इंटरनेशनल सिस्टम की बात उनके द्वारा की जाती है। इसे देख सकते हैं, व्यवस्था विश्लेषण के मार्टिन कापलान के मॉडल्स का सही अनुक्रम इस प्रकार है, इसमें उनके सभी सिद्धांत दिए गए हैं। पहले शक्ति संतुलन व्यवस्था है, दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, वही शिथिल का मतलब है ढीली, उसके बाद दृढ़ कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, और उसके बाद सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उसके बाद सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय, और अंत में इकाई बीटो सिस्टम की बात मार्टिन कापलान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। ठीक है, सावरकर, पहला ए है आपका सावरकर। तो सावरकर का संबंध जो हो जाएगा आपका समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण। सावरकर को था हिंदू की ओर इनका झुकाव ज़्यादा था, ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदूकरण बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हैं। हिंदू के संबंध में सावरकर को बिल्कुल राइट आ जाएगा। ए का फोर्थ हो जाएगा समस्त राजनीति का हिंदूकरण था हिंदू धर्म का सैन्यकरण की बात जो है सावरकर के द्वारा की गई थी, यानी ए का आपका जो है फोर्थ हो जाएगा। दूसरा है एम एन रॉय। एम एन रॉय को भी पता है आपको, ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित किया गया था। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम एन रॉय को कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित किया था। अगला है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष का संबंध है लॉर्ड्स एंड डैगर्स नामक पुस्तक जो गुप्त संस्था से संबंध थे, ठीक है। अरविंद घोष क्रांतिकारी थे, आपको पता है, इन्होंने गुप्तकारी बहुत सारी संस्थाओं में काम किया। अंत में ये संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और राजनीति से जो है त्यागपत्र देकर पांडिचेरी जाकर अपने आश्रम का निर्माण करते हैं और वहीं आधा जीवन अपना अंत समय जो है वहीं व्यतीत करते हैं। और अंत में आपका जयप्रकाश नारायण है, तो जयप्रकाश नारायण आपका किससे हो जाएगा, ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी शीर्षक, ठीक है, डी का जो है दूसरा हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को आप जानते हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल से संबंधित हैं, उसी में इन्होंने संपूर्ण क्रांति, ठीक है, दी थी। एक बार और देख सकते हैं इसको आप लोग, सावरकर का संबंध समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण से हो जाएगा। एम एन रॉय का संबंध कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित। अरविंद घोष का संबंध लॉर्ड्स एंड ड्रैगर्स नामक गुप्त संस्था से संबंध हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण का संबंध ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 शीर्षक पुस्तक के लेखक से हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है, ठीक है, कौन से राइट नहीं है पूछा गया है, तो 24 का देख लेते हैं। इसमें संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। भाई बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है, ठीक है, सामूहिक रूप से, ना कि व्यक्तिगत रूप से, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगला है किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता। बिल्कुल ये तो यहाँ पे राइट है, किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आधारित है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में वो कारणों का उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। और अगला है हमारा यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है। तो यानी इसमें जो है रॉन्ग कौन कौन से हो जाएंगे, इसका बी पहला और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आर्टिकल 75 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सामूहिक रूप से जो है मंत्रिपरिषद के प्रति और व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि सभी मंत्रियों को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही
राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी अपॉइंटमेंट करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से सभी मंत्री और प्रधानमंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। इसमें नहीं किया जा सकता है लिखा है यहाँ पे, इसलिए किया जा सकता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन 1956 में किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया? तो कांग्रेस का जो आवड़ी अधिवेशन था, ठीक है, उसमें कौन सी पॉलिसी स्वीकार की गई थी? समाज का समाजवादी ढांचा। मोस्ट इंपोर्टेंट डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो आवड़ी अधिवेशन था इंपॉर्टेंट है। 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवाडी तमिलनाडु, अवाडी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मोरारजी देसाई एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं ने सामाजिक विकास में समाजवाद के प्रभाव एवं महत्व को स्वीकार किया था। इसी अधिवेशन में समाज का समाजवादी ढांचा नीति को स्वीकार किया गया था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था, हाँ मैं समाजवादी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग जो है शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर जरूर करें और लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।